पुरुषोत्तम राणे सागर का अभिवादन करिए स्वीकार और हम चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज जिस विषय को विवेचना के लिए हमने रखा है और ख़ास तौर से आपके बीच में परिचर्चा के लिए रखा है, वह घटना है मोरबी की, जहां सैकड़ों लोगों ने अपने जानें गंवा दी। प्रश्न उठता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो बुद्धिजीवी हो, विवेकशील हो और ख़ास तौर से संवैधानिक संस्थानों पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, वह जब किसी की हत्या करता है तो बड़े ही ठंडे दिमाग से हत्या करता है। और मोरबी की घटना को तो हत्या ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि हत्या 1, 2, 3, 4 लोगों की हो सकती है, लेकिन जहां सैकड़ों लोगों की जान गई हो उसे हत्या नहीं कह सकते, उसे कहेंगे नरसंहार। तो क्या मोरबी की घटना ने मोरबी की नरसंहार को जानबूझ करके आयोजित किया गया, प्रायोजित किया गया? आज इसी पे विवेचना करेंगे। आपके साथ आगे हम विवेचना के लिए प्रस्तुत हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि ये जानबूझ करके प्रायोजित किया गया नरसंहार। ऐसे ही तो नहीं कहा जा सकता, नरसंहार प्रायोजित नहीं हो सकते। प्राचीन काल में तंत्र मंत्र की विद्या से जब कोई अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, सर्वशक्तिमान होना चाहता था, तब लोगों की नरबलि दी जाती थी। तरीका वही है, लेकिन लोकतंत्र में 1-2 लोगों की नरबलि देने से जनमानस की भावनाओं को अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए मोरबी की घटना को प्रायोजित किया गया। क्या ऐसा कहने का आधार क्या है? क्या निराधार चुनाव आयोग पे आरोप हम गढ़ना चाहते हैं कि यह जो नरसंहार हुआ मोरबी का केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रायोजित नरसंहार था? आधारहीन आरोप तो नहीं लगा रहे। वजह क्या है ये आरोप लगाने की, वो बात आपके सामने रखना चाहते हैं। 1998 से लेकर के 2017 तक जब भी चुनाव का समय आया, गुजरात और हिमाचल के दोनों के चुनाव साथ साथ हुए हैं। सिवाय एक समय बीच में ऐसा आया था जब एक प्रायोजित कांड हुआ था या खुद स्वतः जनित कांड था, उस पे हम अपनी दक्षता प्रस्तुत नहीं करना चाहते। गोधरा का कांड 2002 और 2003 में चुनाव दोनों अलहदा हुए, इसके बाद चुनाव साथ साथ हुए। फिर क्या वजह थी कि जब सारे चुनाव साथ साथ हो रहे थे तो अचानक से 2017 और 2022 में अलग अलग चुनाव कराने की जरूरत क्या पड़ी? और ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ी जब रिजल्ट घोषित करने की डेट जो निर्धारित की गई, दोनों की एक निर्धारित की गई। क्या चुनाव आयोग नरसंहार का इवेंट किसी के लिए मैनेज कर रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक भावनाएं न भड़के, लोग भावना प्रधान न हो, तब तक वो वोट में उनकी भावनाओं को, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को वोट में तब्दील नहीं कर सकते। शायद उसीलिए यह कार्यक्रम प्रायोजित किया गया हो। किसने किया ये नहीं पता हमें, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस हत्या की जिम्मेदारी से बचना चाहे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। यदि 15 अक्टूबर को जिस समय हिमाचल प्रदेश के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया, अगर उसी समय चुनाव घोषित कर दिया गया होता तो मोरबी में इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। जब कोई साधारण व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो सामने से जाकर के हत्या कर देता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जैसा जब कोई संस्थान हत्या करता है तो वह सामने से हत्या नहीं करता,
बड़े ही ठंडे दिमाग से उस साजिश को रचता है। 2017 में भी इसी तरह 2 बार चुनाव घोषित किए गए, 2 कार्यक्रम बनाए गए। दिसंबर 9 और दिसंबर 14 को गुजरात का चुनाव कराया गया, और जबकि 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश का चुनाव 2017 में भी कराया जा चुका था, या कराया गया था, जानबूझ करके कराया गया था। उस समय जो चीफ इलेक्शन कमीशन अचल कुमार ज्योति थे, वो तर्क कर रहे थे किसी भी सरकार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत लंबे समय तक लागू नहीं रहना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का जो अवधि निर्धारित उनके अनुसार की गई, वो 46 डेज की गई, 46 दिन की गई। और वही ये बता रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 2017 में लागू किया गया था, 2012 में लागू किया गया था, वह 83 डेज का था। तो अनावश्यक रूप से सरकार परेशान होती है, सरकार के काम में व्यवधान पड़ते हैं। पता नहीं कितने सस्ता मादक द्रव्यों का ये सेवन करते हैं। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केवल गुजरात के लिए था? हिमाचल के लिए फिर क्यों इस बात के लिए नहीं सोचा गया? लंबे अवधि के लिए हिमाचल को कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में क्यों लाया गया? अगर गुजरात में डेड वॉर हो रहा था, ओवर हो रहा था, जो उनके द्वारा निर्धारित दिन थे 46 डेज के, तो क्या हिमाचल में नहीं वो वायलेशन हो रहा था? जब डेट दोनों, उस समय भी डेट दोनों एक ही समय निर्धारित की गई रिजल्ट देने की, और आज के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं कि लंबे समय तक चुनाव आचार संहिता लागू करके सरकार के काम को बहुत दिन तक अवरुद्ध करना पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि सरकार का जो काम, गुजरात की सरकार का जो काम मोरबी नरसंहार पर आयोजित नहीं हो पाया था, अगर 15 अक्टूबर को यही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई होती, तो मोरबी की घटना नहीं होती, नरसंहार नहीं होता, न पुल का उद्घाटन होता, न पुल पे लोग जाते। क्योंकि अब जो मीडिया है, मीडिया को जिस तरह से मैनेज किया गया, वो मीडिया ये नहीं प्रचारित कर रही कि आखिर ये घटना क्यों हो रही। वो इलेक्शन कमीशन की इस शरारत पे चर्चा नहीं कर रही। वो चर्चा ये कर रही है, ओरेवा जो कंपनी थी उसे अनुभव नहीं था तो ठेका कैसे मिल गया, उसको अलॉट कैसे हो गया। और यह भी बताया जा रहा कि उससे एनओसी नहीं लिया गया। एनओसी नहीं लिया गया तो कैसे वो शुरू कर सकता है, अकेले कैसे शुरू कर सकता है? तर्क ये भी है। इसलिए कहा जा रहा कि कोई एक महाशय ऐसे हैं जो इस घटना को इवेंट में तब्दील करने के लिए व्यग्र थे, और उनकी व्यग्रता कल दिनांक 2 नवंबर को पूरी भी हो गई। जिस हॉस्पिटल में लोग कवरेज करने के लिए गए थे, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या वहां उल्लंघन हुआ था। जब 150 लोगों की ही परमिशन थी तो 400 लोग क्यों चले गए? 500 लोग कैसे चले गए? जब इस बात का उल्लंघन हुआ था तो आप बेहतर समझते हैं कि जब कुछ पत्रकार जो जागरूक थे, देश के संविधान के प्रति सचेत थे,
उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। लेकिन एक महोदय उस हॉस्पिटल में जाते हैं जो हॉस्पिटल उससे पहले बड़ी बुरी स्थिति में रहता है और 2 दिन में आनन फानन में पेंट होता है। पेंट होने के बाद इवेंट मैनेजमेंट के लिए उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है और वो चले जाते हैं, क्योंकि वो तो दुख व्यक्त करने गए थे, अपने आप को दुख दिखाने गए थे। कितने बड़े नरसंहार को जो घटना में तब्दील करने की वो दावे कर रहे थे, वहां तो रोने गए थे, आंसू बहाने गए थे। लेकिन अगर वो आंसू बहाते तो हॉस्पिटल उनसे ज्यादा आंसू बहाता, इसलिए हॉस्पिटल का रंग रोगन कर दिया गया। इवेंट मैनेज हुआ। इसलिए इस बात को पूरे आधार के साथ कह सकते हैं कि ये जो मोरबी का कांड हुआ है, नरसंहार कांड हुआ है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन नरसंहार का दोषी है। नरसंहार की हत्या इसके ऊपर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, बार बार क्यों होता है? अचल कुमार ज्योति जब 2017 में ये दावे प्रस्तुत कर रहे थे कि अगर चुनाव आचार संहिता पहले ही लागू कर दी जाती गुजरात में, तो जो फ्लड के से पीड़ित लोग थे उनको राहत कार्य नहीं पहुंच पाए। जो सरकार फ्लड पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना चाहती, क्या वो चुनाव घोषणा होने का इंतजार ही करती? क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट लोगों को पता है, बेहतर तरीके से पता है कि अगर कोई लाभ लेना है, भावनाओं का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, तो उसकी टाइमिंग जरूरी है। चुनाव घोषणा होने से पहले, चुनाव की सरगर्मी में कूदने से पहले अगर यह घटना हो गई होती तो इसको बड़े पैमाने पर शायद कैश कर पाना मुश्किल था। और इसमें यह निश्चित तौर पे है कि चुनाव आचार संहिता न घोषित करने का दोषी चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। इस नरसंहार का दोष अपने सर पे लेने से बच नहीं सकता। अगर 15 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ही गुजरात चुनाव की भी घोषणा कर दी गई होती, तो ये नरसंहार नहीं होता। क्या ये चुनाव आयोग इस बड़े अपराध के लिए, नरसंहार के अपराध के लिए अपने आप को कानून के हवाले करेगा, या फिर कहते हैं कि जैसे किलर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर, तो क्या चुनाव आयोग आजकल कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम कर रहा है? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 15 अक्टूबर को हिमाचल के साथ साथ गुजरात का चुनाव नहीं कराया, घोषणा नहीं की गई, जब 12 नवंबर को घोषित कर दिया गया कि 12 नवंबर को चुनाव होगा हिमाचल का? तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि अब यहां भी चुनाव दिसंबर में होंगे, जबकि दोनों विधानसभाएं साथ गठित होंगी, दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ पूरा हो रहा था। तो आप विचार करिए, चुनाव आयोग और आजकल मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार जी कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम कर रहे हैं, और मोरबी के नरसंहार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग इस हत्या नरसंहार के अपराध से नहीं बच सकता। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के आधार पे, व्यवस्था पे उसने मोरबी में सैकड़ों लोगों की जानें ली है, नरसंहार किया है। विचार करिए, फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और इस पे आपके विचार भी आने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र आप ही बचा सकते हो। लोकतंत्र की बचाने की जिम्मेदारी आपके हाथों में है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार, नमो बुद्धा, या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया को नमस्कार।